नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास रक्षक हिंदी यात्रा के तकनीकी माध्यम में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। पीछे कुछ दिनों से तकनीकी खामी के कारण हमारी कक्षा के बीच में थोड़ा विराम आया था। उस असुविधा के लिए पूरी की पूरी हिंदी यात्रा संस्थान की जो टीम है वो क्षमा प्रार्थी है। वो समस्या थी, जो तकनीकी समस्या थी, वो आज भी एज इट है, ज्यों की त्यों है। लेकिन फिर भी आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए एक बार जैसे तैसे भी हमारे पास संसाधन थे उनका सहारा लेकर मैं दोबारा आपसे रूबरू होने के लिए आ गया। पीछे की कक्षा में हम वर्ण विचार कर रहे थे। वर्ण विचार कंप्लीट कर लिया था हमने। मैंने आपसे कहा था कि वर्ण विचार की प्रश्नोत्तरी है, तो आज हम वर्ण विचार की प्रश्नोत्तरी पर बात कर रहे हैं। 50 क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो पीछे की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। 2 क्लासें होगी हमारी वर्ण विचार प्रश्नोत्तरी की, और जैसे ही 2 क्लास से पूरी हो जाएगी उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शब्दकोश का अध्ययन करेंगे। तो बात कर रहे हैं वर्ण विचार की प्रश्नोत्तरी पर। वर्ण विचार की प्रश्नोत्तरी पर, वर्ण विचार की प्रश्नोत्तरी के अंदर पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन है कि व्याकरण को निम्न में से क्या कहते हैं, व्याकरण को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन करेंगे, उसके साथ साथ क्वेश्चन है उसकी व्याख्या भी करते जाएंगे। वर्ण विचार को व्याकरण को क्या कहा जाता है। नंबर, व्याकरण को निम्न में से क्या कहते हैं। पहला है भाषा की आत्मा, दूसरा ऑप्शन है आपके पास काव्य का शरीर, तीसरा है भाषा का शरीर, और उसके बाद है काव्य की आत्मा। मैंने बताया था आपको कि आत्मा होती है और शरीर होता है। पहला है भाषा की आत्मा। भाषा की आत्मा है वो ध्वनि को कहा जाता है। भाषा की आत्मा किसको कहा जाता है। भाषा की आत्मा कहा जाता है ध्वनि को। उसके बाद है काव्य का शरीर। काव्य का शरीर किसको कहा जाता है। शब्द शक्ति को, शब्द शक्ति को। उसके बाद नेक्स्ट है भाषा का शरीर। भाषा का शरीर किसे कहा जाता है। भाषा का शरीर किसे कहा जाता है। व्याकरण को, व्याकरण को। और उसके बाद है काव्य की आत्मा। काव्य की आत्मा किसको कहा जाता है। रस को कहा जाता है काव्य की आत्मा। लेकिन वामन ने किसको माना। वामन ने किसको मान लिया। वामन ने काव्य की आत्मा मान लिया रीति को, रीति को। तो पहला क्वेश्चन है उसका सही उत्तर हो जाएगा व्याकरण को निम्न में से कहा जाता है। क्या कहा जाता है। भाषा का शरीर कहा जाता है, भाषा का शरीर। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा प्रश्न है कि व्याकरण के अंग कितने होते हैं। व्याकरण कितने प्रकार की होती है। अंग कितने हैं व्याकरण के। कितने अंग होते हैं व्याकरण के। व्याकरण के अंग होते हैं 3। व्याकरण में एक तो होता है कौन, वर्ण होता है, फिर होता है दूसरा पार्ट शब्द, और तीसरे पार्ट का नाम है वाक्य। व्याकरण के अंग या व्याकरण के प्रकार कितने होते हैं। 3 प्रकार की होती है व्याकरण, वर्ण, शब्द और वाक्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ के आधार पर व्याकरण के अंग होते हैं। व्याकरण 3 प्रकार की होती है, लेकिन अर्थ के आधार पर कितने प्रकार की होती है। व्याकरण 3 प्रकार की होती है। एक तो कौन होता है वर्ण, एक होता है शब्द, और एक क्या होता है वाक्य। ये 3 प्रकार है। लेकिन आपको बताया था कि वर्ण है, इसका कोई अर्थ नहीं होता, वर्ण का अर्थ नहीं होता। तो अर्थ के आधार पर व्याकरण कितने प्रकार की होती है। एक तो होते हैं शब्द, और दूसरा क्या होता है वाक्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके पास अर्थ के आधार पर व्याकरण के प्रकार या व्याकरण के अंग कितने होते हैं। 2। कौन कौन से होते हैं। अगर पूछ ले कौन कौन से होते हैं, तो एक तो शब्द होता है और एक होता है वाक्य। ये 2 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4। तो भाव के आधार पर व्याकरण कितने प्रकार की होती है। भाव के आधार पर व्याकरण के प्रकार।
वापस वही बात करेंगे। व्याकरण कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। वर्ण, एक होता है शब्द और एक क्या होता है? वाक्य। वर्ण, शब्द और वाक्य। इसका अर्थ नहीं होता। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। लेकिन अब पूछा गया है भाव के आधार पर। भाव के आधार पर व्याकरण कितने प्रकार की होती है? तो भाव है, भाव सिर्फ और सिर्फ वाक्य भाव प्रकट करता है। भाव प्रकट करने की इकाई। भाव प्रकट केवल और केवल एक वाक्य करता है, अर्थ दोनों का होता है, लेकिन शब्द है वो भाव प्रकट नहीं करता। मैंने लिख दिया कमल, कमल, तो ये पता नहीं है कमल क्या है, पुष्प है या फिर लड़का है। मैंने कह दिया कमल खिल गया, तब तो आप समझोगे कि पुष्प है, और मैंने लिख दिया कि कमल घर गया, तो आप समझोगे कमल एक लड़का है। भाव प्रकट केवल और केवल वाक्य से होते हैं। तो भाव के आधार पर व्याकरण कितने प्रकार की होती है? 1 प्रकार की होती है, 1 प्रकार की। और उस 1 प्रकार का नाम क्या है? क्या नाम है उसका? वाक्य। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसको बोलते हैं? वर्ण, शब्द, अक्षर या वाक्य। भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई होता है वर्ण। सबसे छोटी इकाई वर्ण। वर्ण मिलकर क्या बना लेते हैं? 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलकर क्या बना देते हैं? शब्द बना लेते हैं। और शब्दों का समूह है कमल खिल गया, वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है वो, सही उत्तर आपका वर्ण। वर्ण को भाषा की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी परंतु मौखिक इकाई। सबसे छोटी तो पूछी है, लेकिन मौखिक पूछ ली साथ में। तो भाषा की सबसे छोटी, एक तो क्या होता है? वर्ण होता है, एक क्या होता है? शब्द होता है, और एक क्या होता है? वाक्य होता है। वाक्य 3 इकाइयां। सबसे छोटी वर्ण होता है, लेकिन मौखिक वर्ण है ना, वर्ण के मौखिक रूप को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। अगर मैंने लिख दिया जैसे मैंने लिखा है क, से, पे, तो ये लिख दिया तो क्या है? वर्ण है। और इनको लिखा नहीं, मैंने केवल बोल दिया, केवल उच्चारित कर दिया, तो ये क्या कहलाएंगे? केवल उच्चारित कर दिया तो ध्वनि कहलाएंगे। तो मौखिक इकाई पूछिए तो वर्ण लिखित होता है, और वर्ण के मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं। और शब्द के मौखिक रूप को क्या कहते हैं? शब्द के मौखिक रूप को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा है, और सबसे छोटी और मौखिक इकाई पूछा है। मौखिक इकाई पूछा है तो क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा आपका 2 नंबर ध्वनि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम। अर्थ के आधार पर गौर करना। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। मैंने बताया था कि व्याकरण की 3 इकाई होती है। भाषा की 3 इकाई है, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता। इसने पूछा है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई हो जाएगा शब्द। शब्दों का अर्थ होता है। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगा? शब्द। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई शब्द। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर वही क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर तो पूछा है, सबसे छोटी भी पूछा है, लेकिन मौखिक पूछा है, मौखिक इकाई। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी परंतु मौखिक इकाई। वर्ण का मौखिक रूप क्या कहलाता है? ध्वनि। शब्द का मौखिक रूप क्या कहलाता है? मौखिक रूप क्या कहलाता है? अक्षर। और वाक्य है, वाक्य ये लिखित है तो भी वाक्य कहलाएगा, और मौखिक है तो भी वाक्य कहलाएगा। ये तो क्या है? दोनों मौखिक है। और ये दोनों क्या है? लिखित है। क्या है? लिखित। तो क्या पूछा है? अर्थ तो होना चाहिए, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं है। वर्ण का कोई अर्थ नहीं है। अर्थ केवल है किसका है? या तो शब्द का अर्थ होता है या वाक्य का अर्थ होता है। अर्थ के आधार पर या तो शब्द या वाक्य। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी लेकिन मौखिक। तो मौखिक क्या है? शब्द तो लिखित है और शब्द अर्थ के आधार पर सबसे छोटी है, इसकी मौखिक इकाई क्या है? अक्षर।
मौखिक इकाई क्या है शब्द का? अक्षर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर अक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ के आधार पर भाषा की इकाई कौन सी है? अर्थ के आधार पर पूछा है, अर्थ के आधार पर, और इकाई कौन सी है? अर्थ के आधार पर वर्ण का अर्थ है नहीं होता, शब्द का अर्थ होता है, वाक्य का भी अर्थ है होता है, इन दोनों का अर्थ होता है, इसका अर्थ है नहीं होता। तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कौन सी है? शब्द और वाक्य दोनों। शब्द और वाक्य दोनों किसमें है? बी और सी दोनों। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 4 नंबर डी। बी और सी दोनों का अर्थ होता है, शब्द का भी अर्थ होता है और वाक्य का भी अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भाव के आधार पर व्याकरण का अंग कौन सा है? 3 अंग है व्याकरण के, वर्ण है, शब्द है और वाक्य है। वर्ण का अर्थ नहीं होता, शब्द और वाक्य का अर्थ होता है, लेकिन भाव के आधार पर भाव मैंने बताया था किस में होता है? केवल एक वाक्य है जो भाव प्रकट करता है। तो भाव के आधार पर व्याकरण का अंग पूछे, भाव के आधार पर व्याकरण कितने प्रकार की होती है? तो 1 प्रकार की बताना है। और भाव के आधार पर अंग पूछे तो अंग कौन सा है? वाक्य अंग है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या होती है। लेखन के आधार पर क्या है? 13 तो क्या होते हैं? स्वर होते हैं। 13 स्वर होते हैं। 35 क्या होते हैं? 35 होते हैं व्यंजन। पीछे की कक्षा में किया हुआ है। अगर कोई बच्चा ये प्रश्नोत्तरी पहली बार देख रहा है तो पीछे 13-14 क्लासें हैं वर्ण विचार की, उन क्लासों का अध्ययन करें। एक बात की हुई है, वहां पर एक बात बताई हुई है। 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 क्या होते हैं? 4 होते हैं संयुक्त अक्षर बोल दो या संयुक्त व्यंजन, ये होते हैं 4। कुल कितने हो गए? कुल हो गए 52। किसके आधार पर? लेखन के आधार पर। लिखने के आधार पर कितने हो जाएंगे? 52 लिखने के आधार पर। तो 52 ऑप्शन देखिए, 52 डी उत्तर सही है, 52 लेखन के आधार पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सामने है आपके उच्चारण के आधार पर। पहले लिखने के आधार पर, अब बोलने के आधार पर, उच्चारण करने के आधार पर। उच्चारण करने के आधार पर कितने होते हैं? 10 तो क्या होते हैं? स्वर। और 35 क्या होते हैं? वही व्यंजन। 35 व्यंजन। तो कुल संख्या कितनी होगी? कुल संख्या हो गई 45। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 45 यानी 45। ये रहा उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णों की मूल संख्या बताइए। मूल कितने होते हैं? ठीक है, 11 तो स्वर और 33 है व्यंजन। 11 तो क्या है? स्वर और 33 क्या है? 33 है व्यंजन। 11 स्वर और 33 है व्यंजन। कुल कितने हो गए? 44 वर्णों की मूल संख्या। अगर स्वर की पूछे मूल स्वर तो 11 और मूल व्यंजन पूछे तो 33, और दोनों को मिलाकर हमने वर्ण बढ़ा दिए। वर्णों की संख्या कितनी होती है? वर्णों की संख्या होती है 44। ये रहा वर्ण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है, हिंदी में मानक वर्णों की संख्या। माने कितने जाते हैं? पीछे की कक्षा में किया हुआ है, फिर भी देखते हैं। 13 तो क्या होते हैं? 13 तो होते हैं स्वर। 35 क्या होते हैं? 35 होते हैं व्यंजन। 35 व्यंजन। 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। 4 संयुक्त व्यंजन आ गए। उसके बाद 4 होते हैं विदेशी। 4 विदेशी होते हैं। कुल कितने हो गए? कुल हो गए 56। मानक वर्ण बोल सकते हो इनको। 56 वर्ण होते हैं। 13 स्वर आ गए, 33 व्यंजन आ गए, 4 संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में कौन आ गए? क्ष, त्र, अज्ञ और स्र।
ये 4 आ गए। और विदेशी में कौन से आ गए? ख, ज, फ और एक अंग्रेजी का गरहित स्वर डॉक्टर वाला वो बोलते हो जिसको गरहित स्वर। 4 ये हो गए। कुल कितने हो गए? 56 हो गए। वर्णों की संख्या, मानक वर्णों की संख्या कितनी होगी? 56। सही उत्तर हो जाएगा आपका द, यानी 56। ये रहा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामता प्रसाद गुरु ने। कामता प्रसाद गुरु ने वर्णों की संख्या कितनी मानी है? कामता प्रसाद गुरु ने वर्णों की संख्या कितनी मानी है? 11 तो क्या होते हैं? स्वर, 11 स्वर। और 33 क्या होते हैं? व्यंजन। मूल की बात कर रहा हूं पहले मैं। कुल कितने होते हैं? 44। कुल कितने होते हैं? 44। लेकिन कामता प्रसाद गुरु है ना, इसने एक री को माइनस कर दिया, री को हटा दिया। कारण आपको बताया था, कारण बताया था आपको कि इसका उच्चारण लगातार नहीं होता, इसलिए कामता प्रसाद गुरु ने इसको वर्ण नहीं माना। वर्ण नहीं माना तो अब कामता प्रसाद गुरु के अनुसार क्या पूछेंगे? क्या रह गए फिर? 10 तो स्वर रह गए और व्यंजन है वो कितने हैं? 33 व्यंजन है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार पूछे तो कुल कितने हो गए? 43, यानी 44 में से एक कम कर दिया उसने, री को कम कर दिया। कारण बताया गया आपको क्यों कम कर दिया, लगातार उच्चारित नहीं होता इसलिए उसने हटा दिया इसको। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार पूछे तो आपका सही उत्तर है ए, यानी 43। वर्णों की संख्या कामता प्रसाद गुरु। किसको हटा दिया? री को हटा दिया। क्यों हटा दिया? लगातार उच्चारण नहीं होता इसलिए हटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रस्तुत है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? अक्षरों के प्रकार बताइए। अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? अक्षर 2 प्रकार के होते हैं। अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक का नाम तो है बद्याक्षर, एक का नाम है बद्याक्षर और एक का नाम है मुक्ताक्षर। मुक्ताक्षर और बद्याक्षर। अक्षर 2 प्रकार के होते हैं, मुक्ताक्षर और बद्याक्षर। कितने प्रकार के होते हैं अक्षर? सही उत्तर आपका 2 प्रकार के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, कौन से स्वर का उच्चारण लगातार नहीं? वही बात आ गई कामता प्रसाद गुरु वाली। स्वरों का उच्चारण लगातार होता है लेकिन कौन से का नहीं होता? कौन से का नहीं होता? री का नहीं होता। किसने कहा है? किसने कहा है कि लगातार नहीं होता? कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु, ध्यान रहे, हिंदी का पाणिनि कहा जाता है कामता प्रसाद गुरु को। हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु को। उसने कहा है, कामता प्रसाद जी गुरु ने कहा है कि री है उसका उच्चारण लगातार नहीं होता, इसलिए री को हटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लुत स्वरों की संख्या बताइए। प्लुत स्वर कितने होते हैं? मात्रा के आधार पर है, हर्षव, दीर्घ और प्लुत। प्लुत स्वर कितने होते हैं? एक तो ए होता है, ए के साथ 7 क्या जोड़ देंगे हमें? 7 दीर्घ जोड़ देंगे। 7 तो दीर्घ 1 है। कुल संख्या कितनी हो गई प्लुत स्वरों की? 8 संख्या हो गई। कुल संख्या कितनी हो गई प्लुत स्वरों की? संख्या 8, जिनको त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। हर्षों स्वरों से 3 गुना समय लगता है, अवग्रह चिन्ह द्वारा दर्शाए जाते हैं। सारी बातें कर चुके हैं हम पीछे की कक्षा में। प्लुत स्वरों की संख्या 8। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, निम्न में से प्लुत स्वर है। देखिए, प्लुत स्वर कौन सा? एक तो ए होता है, ए के साथ क्या होते हैं? ए के साथ क्या होते हैं? 7 दीर्घ होते हैं। मैंने ये बताई थी संख्या। और इन्होंने पूछा है कि प्लुत स्वर कौन सा है? प्लुत स्वर कौन सा है? निम्न में से प्लुत स्वर है तो ए है। एक तो क्या है? ए है। उसके बाद ई नहीं है, ई नहीं है। उसके बाद ये तो स्वर ही नहीं है, और उसके बाद री, ये भी नहीं है। 7 दीर्घ होते हैं और एक ए है, तो प्लुत स्वर कौन सा है निम्न में से? सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, प्लुत स्वर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से दृढ़ स्वर बताइए। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, स्थिर और दृढ़। जिनके उच्चारण में कंठ की मांसपेशियां ढीली रह जाती है उनको स्थिर कहते हैं, और जिनके उच्चारण में कंठ की मांसपेशियां सख्त हो जाती है उनको दृढ़ कहते हैं। मैंने बताया था कि स्थिर कौन कौन से हैं? ए,
ये स्थिल है, आ स्थिल है, छोटी ई, उ, री, ए और ओ, ये सारे छोटे छोटे है ना, एक आ को छोड़कर सारे छोटे छोटे। ये क्या है, ये क्या है, ये है स्थिल, ये क्या है स्थिल। और आपको क्या पूछा है, दृढ़, जो बच गए वो दृढ़ है सारे। तो क्या है, ए क्या है, ए जो बच गए वो दृढ़ है। ए क्या है, ए क्या है स्थिल। आ क्या है, आ भी क्या है स्थिल। ए क्या है, ए भी क्या है स्थिल। उ क्या है, उ है दृढ़। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, उ। सारे छोटे छोटे स्थिल हैं, सारे बड़े बड़े क्या है, दृढ़ है। एक आ है, ये ए का बड़ा रूप है, लेकिन फिर भी क्या माना जाएगा, स्थिल माना जाएगा। दृढ़ स्वर कौन कौन से होते हैं, फिर बच गए वो सारे क्या है दृढ़। तो बड़ा उ, दीर्घ उ क्या है, दृढ़ स्वर है। नेक्स्ट है असंगत छांटिए भाई, असंगत छांटिए। ए और उ, ए धन उ, ए धन उ, ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है ओ। क्या बन जाता है, ओ। फिर इसको हटाना, ये है, इसकी जगह करना है आपको ए मिसप्रिंट है थोड़ी, ए प्लस ई, ये क्या बन जाएगा ए। कै और से, कै के अंदर अगर हम से को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा क्षय। ये भी बात सही है, ये भी सही है। यहां ए है, ए उसके बाद अगर ए के अंदर हमें ओ को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। ये तो कौन सी संधि में बनता है, गुण संधि में। ये कौन सी में बनता है, कौन सी में बनता है, वृद्धि संधि में। उसके बाद कै, आधा कै और से क्या बनता है, क्षय बनता है। ये तीनों ही बातें सही है नीचे वाली। तो ए के बाद अगर उ होगा तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। और यहां क्या बना रखा है, ओ बना रखा है। तो ये क्या है, ये गलत है, असंगत छांटिए। तो असंगत कौन सा हो गया, एक नंबर असंगत हो गया आपका। क्यों, क्योंकि ए प्लस ओ क्या बनता, ओ बनता, ये रहा। और हमने क्या बना दिया, ओ बना दिया। तो ओ किस प्रकार बनता है, ओ प्लस ओ से क्या बनता है, ओ बनता। ओ प्लस ओ से क्या बनता है, ओ बनता है। तो ये असंगत है। उसके बाद नेक्स्ट ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विसर्प स्वर बताइए। विसर्प स्वर बताइए। देखिए ए, ऐ, ओ और औ आपको बताया था। इन चारों को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, विसर्प स्वर। पूछे क्यों कहा जाता है, तो आपको बताया था कि इनके उच्चारण में जीभ है ना, जीभ ये सर्प की भांति व्यवहार करती है। यानी सर्प के जैसे टेढ़ी मेढ़ी होती है, बोलते समय सर्प की भांति व्यवहार करती है। इस कारण ए, ऐ, ओ, औ को क्या कहा जाता है, विसर्प स्वर। तो निम्न में से विसर्प स्वर नहीं है, ये रहा विसर्प स्वर। सही उत्तर हो जाएगा आपका 4 नंबर ए, विसर्प स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 23 नंबर क्वेश्चन है, मध्य स्वर बताइए। मध्य स्वर बताइए। जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र स्वर कौन कौन से है, ई, ए, ऐ और री। मध्य स्वर कौन सा है, आ। और बाकी बच गए, कौन कौन से बच गए, ए बच गया, उसके बाद उ, ओ और औ। ये
11 हो गए, 5 6 6 और 5 11। ये है जीवा की स्थिति के आधार पर कुछ आगे से बोले जाते हैं, कुछ जीभ के आगे से बोले जाते हैं, कुछ जीभ के मध्य से, और कुछ स्वरों का उच्चारण जीभ के पिछले हिस्से से होता है, पीछे के भाग से होता है, तो उनको अग्र, मध्य और पश्च स्वर कहा जाता है। तो मध्य स्वर कौन सा हो गया आपका? मध्य स्वर हो गया आपका आ। 4 नंबर ऑप्शन, 4 नंबर विकल्प सही है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24। मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 है संवृत, फिर है दूसरा प्रकार है अर्ध संवृत, तीसरा प्रकार है विवृत, और चौथा प्रकार है अर्ध विवृत। ये 4 प्रकार के होते हैं। मुखाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से नाम हैं? संवृत, अर्ध संवृत, विवृत और अर्ध विवृत, 4 प्रकार के होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 25 नंबर क्वेश्चन। सपर्शी व्यंजनों की संख्या बताइए। सपर्शी व्यंजन, सपर्शी व्यंजन है क वर्ग के क, ख, ग, घ और अंग कितने हैं? 5। फिर च वर्ग के भी 5, फिर ट वर्ग के भी 5 और त वर्ग के भी त, थ, द, ध और न कितने हो गए? 5 और प वर्ग के भी 5, कुल कितने हो गए? 25। सपर्शी व्यंजन यानी ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में 2 उच्चारण अवयव एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? सपर्शी व्यंजन कहलाते हैं। संख्या कितनी होती है सपर्शी व्यंजनों की? 25। तो सही विकल्प है आपका 25। कुल 50 क्वेश्चनों की प्रश्नोत्तरी है। अगर एक ही क्लास में 50 क्वेश्चन करेंगे तो कक्षा बड़ी हो जाएगी, इसीलिए 2 क्लासें बनाई है। पहली कक्षा जो वर्तमान में जारी है इसमें केवल 25 क्वेश्चन है। आप मेरे साथ बने रहे, अध्ययन कर रहे थे। नेक्स्ट 25 प्रश्न है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।